हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ सभी कुशल मंगल से होंगे। बच्चों, हम लोग पीछे सेशन में ट्रायल बैलेंस पढ़ा था। ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, इसकी कमियाँ क्या है। ये सारी चीज़ पे हम लोगों ने फोकस किया था और आपको समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपने प्रैक्टिस की होगी। बच्चों, अकाउंट्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप प्रैक्टिस करते रहिए। विदाउट प्रैक्टिस अगर आपने केवल यहीं आके देख लिया वीडियो तो उससे काम बनने वाला नहीं है। आपको जो भी पढ़ाया जाए वो आप अपनी बुक से उसके इलस्ट्रेशन वगैरह करिएगा, जिससे कि आपको नई नई प्रॉब्लम आएंगी। फिर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसका सलूशन दे पाऊँगा। तो बच्चों, उसी में आगे आज और कुछ बात करते हैं। आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस में ऐसी कोई टेक्निकल बात नहीं है। ट्रायल बैलेंस कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है जिसको समझना बहुत कठिन काम हो। केवल लेजर अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को हमें एक लिस्ट में उतारना है और उसको मिलाना है, इतनी सी बात है। और उसके लिए कई आपको हम तरीके बताए हुए हैं और भी आगे बता देंगे। 2-3 क्वेश्चन भी करवा देंगे, जिससे कि क्या होगा, आप ट्रायल बैलेंस में कोई गलती नहीं करेंगे। तो आज सबसे पहले तो एक रिव्यू ले लेते हैं पीछे का कि हमने जो आपको फॉर्मेट बताया था उसमें क्या क्या चीज़ थी, और उसमें कुछ और पॉइंट बता देंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस का। बच्चों, कैसे कैसे बनाते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या लिखते हैं, हम शुरू से आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मीनिंग तो आपको पता हो गया, मीनिंग पता हो गया, ऑब्जेक्टिव पता हो गया कि हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को पता करते हैं। कमियां पता हो गई, कुछ कमियां भी रह जाती हैं, एकदम परफेक्ट नहीं होता है, समझ के बात। लेकिन बनाना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ कमियों को हम पता कर सकते हैं। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इसमें पता कर दिया। अब इसमें प्रोफॉर्मा से हम शुरू करते हैं आज कि प्रोफॉर्मा क्या होना चाहिए और उसमें हम कैसे दिखाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, अब जैसे किसी का फर्म का नाम है, ऑफ श्याम ट्रेडर्स एज ऑन 31/3/2023। सॉरी बच्चों, ये सबसे पहले हम एक हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस के ऊपर। क्या लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस ऑफ फलाने फलाने फर्म का नाम एज ऑन। ट्रायल बैलेंस हमेशा 1 तारीख को बनता है। ट्रायल बैलेंस हमेशा किसी एक पर्टिकुलर डेट को बनता है, वो किसी पीरियड का नहीं होता। ट्रायल बैलेंस हुआ या बैलेंस शीट हुआ, दोनों चीज़ एक पर्टिकुलर डेट में बनती है, पीरियड का नहीं बनता है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2023। इसका मतलब है कि वो पूरे साल में हमने जो खर्चे किए, जो रेवेन्यू हमारे पास हुआ, वो उसका होता है। लेकिन ये पर्टिकुलर डेट का एक स्टेटमेंट होता है, एक लिस्ट होती है कि उस डेट में हमारी क्या पोजीशन थी। तो ये तो हो गया इसका हेडिंग। अब इसमें बच्चों कॉलम बनते हैं। एक तो बनता है सीरियल नंबर, हेड ऑफ द अकाउंट, हेड ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो और डेबिट और क्रेडिट। अब मैं समझाता हूं आपको एक एक करके। सीरियल नंबर में हमारे लेजर में बहुत सारे अकाउंट हम खोलते हैं, बहुत सारे अकाउंट सभी पार्टियों को खोलते हैं।
कैश अकाउंट भी खोलेंगे, बैंक अकाउंट भी खोलेंगे, डेटर्स के भी खोलेंगे, क्रेडिटर्स के भी खोल लेंगे, एसेट के भी खोलेंगे, सारे खोलेंगे। तो हम एक एक नंबर 1 2 3 4 5 करके डालते जाएंगे। हेड ऑफ द अकाउंट जो हमारे लेजर में अकाउंट का नाम दिया होगा, कैश अकाउंट दिया होगा तो कैश अकाउंट लिखेंगे, श्याम का अकाउंट दिया होगा तो श्याम का अकाउंट लिखेंगे, मोहन का अकाउंट दिया होगा तो मोहन का अकाउंट लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट होगा तो वो हम हेड ऑफ द अकाउंट यहाँ लिखेंगे। लेजर फोलियो, लेजर में जो जिस नंबर से हमने उस अकाउंट को बैलेंस को दिया है वो यहाँ डाला जाता है। नॉर्मली ये कोई यूज नहीं करता है, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे इसका कोई यूज ज़्यादा है नहीं। डेबिट अमाउंट जिन अकाउंट्स का जो हेड आपने लिया है, अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिख देंगे। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के बारे में हमने आपको बताया था। डेबिट बैलेंस वो होता है जिसकी डेबिट साइड एक्सीड कर रही होती है और हम कैरी डाउन आगे दूसरी साइड में करते हैं। जैसे डेबिट साइड एक्सीड कर रही है तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड में, लेकिन वो बैलेंस होगा डेबिट साइड का, क्योंकि डेबिट साइड एक्सीड कर रही है, डेबिट साइड ज़्यादा है इसलिए वो बैलेंस होगा डेबिट साइड का। ये तो हो गई बच्चों एक प्रोफॉर्मा की जो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में हमें क्या प्रोफॉर्मा बनाना है। अब इसमें जो पार्टिकुलर्स डालेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 5 अकाउंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, 5 अकाउंट्स को हमेशा ध्यान रखिएगा। वो क्या क्या थे? एसेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट। ये 5 तरीके के अकाउंट आपके पूरे अकाउंटेंसी में रहेंगे। आपके पूरे अकाउंट्स में ये 5 ही अकाउंट मिलेंगे और कोई अकाउंट नहीं मिलेगा। इन्हीं से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो इनमें से जरूर आएगा, इन्हीं में से कोई ना कोई एक चीज होगी। एसेट होगा, एक्सपेंस होगा, कैपिटल होगी, लायबिलिटी होगी या रेवेन्यू होगा। अब करना क्या है कि एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट का कोई हेड है तो वो हमेशा डेबिट में आएगा, एसेट या एक्सपेंस का कोई भी हेड है तो वो हमेशा डेबिट में आएगा, और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का कोई हेड है तो वो हमेशा क्रेडिट में आएगा। बात समझ में आ गई? 5 हेड होंगे, 5 हेड में से एसेट और एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट में होगा और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा। लेकिन एक है जिसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका रूपरेखा ही बना देता हूँ। इसके बारे में कौन कौन से हेड इसमें आ सकते हैं वो मैं जरा आपको बताता हूँ। एसेट के सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी यहाँ हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ हो सकती है, फर्नीचर यहाँ हो सकता है, कैश इन हैंड यहाँ हो सकता है, कैश एट बैंक यहाँ हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का मतलब है कि हमारा पैसा बैंक में जमा है। कैश एट बैंक का मतलब है कि हमारा पैसा बैंक में जमा है। लेकिन कभी कभी बच्चों क्या होता है कि बैंक हमें हमारे पैसे से ज़्यादा कुछ अलाउ कर देती है। हमारे पैसे से, जैसे मान लीजिए हमारा 5 लाख रुपये जमा है, लेकिन कभी कभी वो 6 लाख रुपये तक दे देती है। वो किन कंडीशन में देती है? वो आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। बैंक किसी वैल्यूड कस्टमर को थोड़ी सी फैसिलिटी देने के लिए एक फैसिलिटी देती है जिसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसको क्या बोलते हैं?
बैंक ओवर ड्राफ्ट, ठीक है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना हमारा पैसा जमा है उससे ज़्यादा निकालने की सुविधा। तो ये उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कस्टमर कैसा है, उसने कैसे डॉक्यूमेंट साइन किए हैं। तो वो जैसे कि 5 लाख रुपया उसका जमा है, उसको बोल देगी कि आप 6 लाख रुपए तक का कोई चेक जमा करेंगे, 6 लाख रुपए तक का कोई चेक इशू करेंगे तो हम उसका पेमेंट कर देंगे। तो वो जो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा निकलेगा ना, वो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की स्थिति है, ये तो आएंगे आपके प्लांट एंड मशीनरी, डेबिट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग हमारी एसेट है तो डेबिट में आएगी। फर्नीचर भी हमारा एसेट है तो डेबिट में होगा। कैश इन हैंड हमारा डेबिट में होगा क्योंकि हमारी एसेट है। कैश एट बैंक होगा तो भी हमारा डेबिट में होगा। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हमारा क्रेडिट में आ जाएगा। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा, अगर आपके क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट का टर्म आता है तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। आज समझ में आ गई। बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों चीज अलग है। बैंक लोन तो बैंक लोन किसी पर्पज के लिए बैंक ने किया हुआ है, उसकी इंस्टॉलमेंट जाती रहती है, वो बात खत्म हो गई। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या एक फैसिलिटी दे दी जाती है कि आपका इतना पैसा जमा होगा तो उसके ऊपर हम इतना पैसा और निकाल देंगे। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो जमा करता है तो उसकी रिकवरी हो जाती है। ठीक बात। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। डेटर्स हो गए आपके, डेटर्स भी आपकी एसेट है, ये भी यही आएगा, है ना। बिल्स रिसीवेबल है, ये भी आपका डेबिट में ही आएगा। ठीक बच्चों, तो ये सारी एसेट है हमारी, ये सारी एसेट है। स्टॉक भी हो सकता है, ये भी आपका डेबिट में ही आएगा, बैंक ओपनिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो ये सारी हमारी एसेट है और ये डेबिट साइड में आएंगे। अब हम थोड़ी सी लायबिलिटी साइड की भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो कैपिटल ही होगा, वो हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। कैपिटल क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमने बताया ना कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है इंक्रीज होने पर। फिर आती है क्रेडिटर्स, जिनसे हमने पैसा लिया होगा या माल लिया होगा, वो हमारा क्रेडिट साइड में ही आएगा। बिल्स पेबल, ये हमारी देनदारी है, ये भी क्रेडिट में आएगी। बोरोइंग फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये भी हमारा क्रेडिट में आएगा। ठीक बच्चों, ये सारी हमारी लायबिलिटी है, कैपिटल और लायबिलिटी। इसके अलावा अब सारे एक्सपेंसेस वो हमारे डेबिट में आएंगे और इनकम और गेन्स हमारी क्रेडिट में आएंगे। तो ये एक प्रोफार्मा है, इसको आप समझ लीजिएगा कि ये इस तरीके से हेड आपके कहाँ से रिलेट करते हैं। ठीक बच्चों, समझ गए। ये तो हो गया आपका प्रोफार्मा, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि आप इस तो हमने केवल बताया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको नोट करके रखना चाहिए। जब हम लिखते हैं ना तो नोट भी करते जाया करिए कि क्या क्या चीज बताई जा रही है। इसमें कोई भी टेक्निकल चीज नहीं है, केवल बैलेंसेस को उतार के और हमें लिख देना है। केवल बैलेंसेस को उतार के हमको लिख देना है। अब चलते हैं कि एक वो बनाते हैं, कुछ पॉइंट आउट बता देते हैं आपको, कुछ पॉइंट्स बता देते हैं जो कि आपके काम आएंगे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको हल करने में आपको ऐसे ही इंस्टेंट पता चल जाएगा कि इसको हमें कहाँ ले जाना है। सबसे पहली चीज तो है कि हमें
डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिखना है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, डेबिट में लिखा जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट में लिखा जाएगा। सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में लिखा जाएगा। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट में लिखा जाएगा। दूसरी चीज समझ लीजिए कि ये एक्सपेंस अकाउंट है और ये हमारा रेवेन्यू है। एक्सपेंस को डेबिट किया गया है और सेल्स को क्रेडिट किया गया है, इसीलिए। नंबर 3 आप समझ लीजिएगा कि अब इनकी रिटर्न आ सकती है। तो एक तो बोल सकते हैं रिटर्न इनवार्ड। रिटर्न इनवार्ड कब होगा बच्चों? रिटर्न इनवार्ड क्यों होगा? हमारे पास माल रिटर्न कैसे आएगा? जो हमने माल सेल किया होगा, तो हमने सेल किया होगा तो उसको रिटर्न इनवार्ड या सेल्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न बोलते हैं। इसको हम क्या करेंगे कि डेबिट करेंगे। ये सेल्स हमने क्रेडिट किया था तो रिटर्न इनवार्ड या सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे। नंबर 4 है रिटर्न आउटवार्ड या परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक बच्चों, परचेज से संबंधित जो है वो परचेज को हम डेबिट करते हैं क्योंकि एक्सपेंस है। हम माल खरीदेंगे, एक्सपेंस करेंगे, डेबिट होगा तो उसको डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स में हमारा क्रेडिट में बैलेंस होगा क्योंकि रेवेन्यू है और रेवेन्यू को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट बैलेंस। अब इनके उलट माल वापस आएगा अगर हमने सेल किया और अगर परचेज किया तो वापस भेजेंगे। तो उनके लिए हम रिटर्न इनवार्ड है तो डेबिट करेंगे और रिटर्न आउटवार्ड है तो क्रेडिट कर देंगे। ठीक। ओपनिंग स्टॉक को हमेशा डेबिट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक अगर दिया रहता है तो हम डेबिट कर देंगे इसको, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट है और एसेट में हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। इस बात को ध्यान में रखो। बाद बाकी हमने आपको एक्सपेंडिचर रेवेन्यू को बताया हुआ है। हाँ, जीएसटी का इनपुट जीएसटी, इसमें आपका सीजीएसटी शामिल है, एसजीएसटी शामिल है और आईजीएसटी शामिल है। इसको हम इसका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है इनपुट जीएसटी का। और 7 है आउटपुट जीएसटी का। इसमें यही चीज है, इसको हमें क्रेडिट करना। अगर ये बैलेंस दिए हुए इनपुट जीएसटी या इनपुट वाले को डेबिट और आउटपुट वाले को क्रेडिट देना है। ठीक बच्चों, तो ये थोड़ी सी और उसमें बैलेंस वो नहीं आया था, इसलिए मैंने बताया कि इन चीज़ों का और ध्यान रखना। तो आपको ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन देते हैं और उसमें ये बताते नहीं कि कौन सा बैलेंस दिया गया है, फिर आपसे ट्रायल बैलेंस तैयार करवाते हैं। तो आपको अगर पता होगा तो आप सही जगह से उसको प्लेस कर देंगे। अब चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि कई सारे आइटम दे दिए आपको और वो पूछेंगे कि आप इनको प्लेस करिए। प्लीज प्लेस द आइटम्स इन प्रॉपर कॉलम आफ्टर एक्सप्लेनिंग। आप एक्सप्लेन करिए कि ये आइटम इसमें क्यों आएगा। जैसे कि कैश अकाउंट दे दिया तो कैश अकाउंट आपको लिखना है कि एसेट अकाउंट है और डेबिट में, एसेट है तो डेबिट में जाएगा, डेबिट बैलेंस होगा इसका। ठीक है ना, तो ऐसे उस पर टिक करना है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। एक तरीका हो सकता है क्वेश्चन पूछने का कि आपको बहुत सारे आइटम दे दिए कि आप इनको से एक ट्रायल बैलेंस बनाइए।
उसमें कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया होगा तो आप कैपिटल भी निकालिए। एक दिया रहेगा होगा कि ट्रायल बैलेंस गलत बना दिया गया है और उसको आपको सही तरीके से हालांकि वो ऑलरेडी एग्री कर रहा होगा, दोनों तरफ साइड जो है ना, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट की मिलान कर रही होंगी, लेकिन आपको उसमें कुछ आइटम ऐसे होंगे जो गलत जगह लिखे होंगे। एसेट का क्रेडिट में लिखा होगा और लायबिलिटी का डेबिट में लिखा होगा, तो आपको उनको सुधार के ठीक तरीके से बनाना है। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। हम लोग खुद से ही बनाएंगे क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन ये हो सकता है, following accounts, following balances of accounts extracted from the ledger of Ashwini Traders. You are required to prepare a trial balance and find out the amount of capital account। ये आपका एक क्वेश्चन है कि फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ अश्विनी ट्रेडर्स। अश्विनी ट्रेडर्स एक फर्म है, उसमें से अकाउंट्स के बैलेंस निकाले गए हैं जो अभी नीचे लिखेंगे, और उसमें से आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। नंबर 1, कैश अकाउंट 2 लाख। नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख। नंबर 3, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000। नंबर 4, ओपनिंग स्टॉक 80,000। नंबर 5, डेटर्स 70,000। नंबर 6, परचेजेस 90,000। नंबर 7, रिटर्न इनवर्ड 10,000। नंबर 8, सेल्स 1,20,000। नंबर 9, रिटर्न आउटवर्ड 5,000। नंबर 10,
सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस 60,000. नंबर 11, रेंट पेड 25,000. कौन सा आइटम छूट रहा है अब इसमें? अच्छा, जीएसटी, इनपुट, इनपुट जीएसटी. बच्चों इसमें हम सारी चीज शामिल कर देते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी. ठीक है ना? इसमें हम सारे आइटम शामिल कर देते हैं. तो ये हो गया आपका मान लो 20,000 है. ठीक, आउटपुट जीएसटी, इसमें भी सीजीएसटी है, एसजीएसटी है और आईजीएसटी है. क्या हो सकता है इसमें कि ये दोनों, ये तीनों अलग अलग दिए जा सकते हैं कि सीजीएसटी अमाउंट इतना है, एसजीएसटी इतना है, आईजीएसटी इतना है. लेकिन इनपुट है तो आपको डेबिट करना है और आउटपुट है तो आपको क्रेडिट करना है. इनपुट जीएसटी क्या होती है? जो हम पेमेंट करते हैं. इनपुट जीएसटी क्या है? जो हम पेमेंट करते हैं. इसका मतलब है कि एक्सपेंडिचर है हमारा, और एक्सपेंडिचर है तो डेबिट होगा. ठीक है ना बच्चों? ठीक बच्चों, आउटपुट जीएसटी ये आ गया आपका 40,000 लिख दिया. ठीक है ना? 14th आइटम लिखते हैं कमीशन रिसीप्ट, कमीशन रिसीप्ट, ये भी 40,000 आ गया. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लिख दो 3 लाख. और बच्चों बैंक लोन भी लिख लो. जितने आइटम ज्यादा हो जाएंगे उतने ज्यादा आपको क्लियर होता जाएगा. बैंक लोन लिख लिया 1,50,000. अब नीचे जगह नहीं बची, लिहाजा इसको यही क्लोज करते हैं और अपने सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन. क्या सॉल्व करेंगे? लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ऑफ अश्विनी ट्रेडर्स, अश्विनी ट्रेडर्स एज ऑन 31/3/2023, एज ऑन 31 मार्च 2023. ये हो गया आज का ऊपर लिखने वाला. अभी नीचे पूरा अपन बनाएंगे. ठीक है? ये सीरियल नंबर हो गया, ये हेड ऑफ द अकाउंट हो गए, ये आपका लेजर फोलियो हो गया, और ये आपका अमाउंट डेबिट और क्रेडिट हो गया. यहाँ आप लिखेंगे सीरियल नंबर, हेड्स ऑफ द अकाउंट, हेड्स ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो,
डेबिट और क्रेडिट। जिसका डेबिट बैलेंस है डेबिट में लिखिए, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखिए और यहाँ पूरा डिटेल बनाइए। नंबर 1 सीरियल कैश अकाउंट। बच्चों हम इसमें लिखे दे रहे हैं कि आपके समझने के लिए कि ये कैश अकाउंट है, इसको हम क्यों ट्रीट कर रहे हैं डेबिट में करने के लिए। कैश अकाउंट एसेट है और एसेट में हमेशा बढ़ा हुआ बैलेंस होता है, तो हम 2 लाख ये आपको बताया हुआ है कि एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। नंबर 2 लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हमारा एसेट अकाउंट है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट अकाउंट है और अमाउंट है इसमें 5 लाख, इसलिए डेबिट में लिखा जाएगा, एसेट अकाउंट है। नंबर 3 है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारा एसेट अकाउंट है और इसलिए ये डेबिट में लिखा जाएगा 1,50,000। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं स्टॉक ब्रैकेट में 1/4/2022। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भी ये ओपनिंग स्टॉक होगा, क्योंकि ये ईयर 1/4/2022 से शुरू होती है और 31/3/2023 को फिनिश होती है। तो अगर ऐसा लिखा है या ओपनिंग स्टॉक लिखा है, बात दोनों बराबर है। तो ओपनिंग स्टॉक है 80,000। 5th आइटम है डेटर्स। डेटर्स हमारे एसेट है, क्योंकि हमारे ये देनदार है और देनदार है तो ये पैसा हमें मिलना है, इसलिए ये एसेट हुआ। और एसेट है तो हम डेबिट में बैलेंस लिखेंगे 70,000। 6 परचेजेस। परचेजेस है, ये क्या है? एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस को हम डेबिट में लिखते हैं, ये आ गया 90,000, डेबिट में लिख देंगे। रिटर्न इनवार्ड 7, रिटर्न इनवार्ड। रिटर्न इनवार्ड को हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवार्ड को जो हमने सेल किया है वो हमारे पास वापस आ गया, इसलिए इसको दूसरा नाम है सेल्स इनवार्ड। सेल्स इनवार्ड चूंकि हमारा एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हमने जो रेवेन्यू हुआ था सेल करने से वो वापस आ गया, उतना पैसा हमें फिर मिलना नहीं। तो ये हमारे लिए रिटर्न इनवार्ड हमारे लिए खर्चा ही हो गया 10,000। ये एलिजिबल टू परचेजेस हो गया है ना, कि अब ये पैसा हमें नहीं मिलेगा, इसका माल हमारे पास वापस आ गया है। ठीक। 8 सेल्स। सेल्स को हम बोलते हैं, ये रिवेन्यू का अकाउंट है और रिवेन्यू में 1,20,000, तो ये आपका आ जाएगा क्रेडिट में। ठीक बच्चों। और रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब हो गया जो हमने परचेज किया था, माल हमने मंगाया था, वो हमने उसको वापस कर दिया, लिहाजा ये हमारे लिए एक तरीके की इनकम हो गई है ना। अब हमें इसका पैसा देना नहीं पड़ेगा, तो रिटर्न आउटवर्ड हो गया, तो इनकम हो गई, तो हम क्रेडिट पे लिख देंगे, हमें पैसा अब इसका देना नहीं पड़ेगा, तो लिहाजा ये इनकम हो गई। अच्छा, सैलरी एंड वेजेस 10th आइटम, सैलरी एंड वेजेस, ये हमारा खर्चा है और खर्चा है तो एक्सपेंस को हम कहाँ डालते हैं?
डेबिट 60,000। 11 अगेन रेंट पेड, ये भी हमारा एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर को हम डेबिट करेंगे, लिहाजा डेबिट में लिख देंगे। अब आता है 12th इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी ये आपके लिए नया आइटम होगा। इनपुट जीएसटी क्या होता है कि जो हम माल खरीदते हैं ना, उस पर हम पेमेंट करते हैं, उस पर हम जीएसटी पेमेंट करते हैं। तो ये हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। हम जो पेमेंट करते हैं गुड्स टैक्स का, वो ये है। तो इसको हम डेबिट करेंगे 20,000। ये एक्सपेंडिचर है। अब आउटपुट जीएसटी, अगर इनपुट हमारे लिए एक्सपेंडिचर है तो ये हमारी इनकम है, ये हमें मिल रहा है। तो आउटपुट जीएसटी है 40,000, तो 40,000 ध्यान लिख देंगे क्योंकि इनकम है और इनकम में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। फिर कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड मतलब इनकम हो गई और इनकम का बैलेंस क्रेडिट में होता है, तो क्रेडिट में हो गया। अब बच्चों आते हैं क्रेडिटर्स। हमारे क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, ये इनकम हो गई, ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस में होता है। तो ये 3 लाख, ये 3 लाख हो गया हमारा क्रेडिटर्स। और अगेन बैंक लोन, बैंक लोन 1,50,000, 1,50,000 बैंक लोन हो गया। क्या है बैंक लोन? लायबिलिटी है हमारी, इसलिए लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू को हम क्रेडिट बैलेंस में रखते हैं, क्रेडिट बैलेंस हो गया। इसमें एक और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आप इंक्लूड कर सकते हो, बैंक ओवरड्राफ्ट 17, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। ये भी लायबिलिटी है और इसको मान लीजिए हमारे पास 50,000 का है, तो ये लिख दिया। ठीक बच्चों, ये आ गई आपकी सारे आइटम प्लेस हो गए आपके कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी है, आपने लिख दिया। लेकिन इसमें अभी कैपिटल का कहीं जिक्र नहीं है, कैपिटल कहीं नहीं आया। तो कैपिटल को आपने, जो आपको इसका फार्मूला पता था कि एसेट एज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हमारे पास इसमें एसेट के आइटम है और लायबिलिटी के आइटम है। अब हमें कैपिटल पता करनी है। अब एसेट का जोड़ लीजिए इसमें। एसेट का क्या? कैश है 2 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी है 1,50,000, स्टॉक है 80,000, डेटर्स है 70,000, और कोई है परचेज, रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया, ये रेंट पेड, इनपुट, आउटपुट, कमीशन, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कुछ नहीं। ये हो गई आपकी एसेट के आइटम। कितने टोटल हो गया बच्चों? 5, 8, 13, 7, 20 का 0, 2, 2, 4, 5, 9 और 1, 10 लाख की आपकी एसेट है। लायबिलिटी क्या क्या है? सेल्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आउटपुट हो गया, कमीशन। क्रेडिटर्स है आपके 3 लाख के, ये है आपके 3 लाख।
क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है आपका 1,50,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000। ये हो गया आपका 5 लाख। 5 लाख की आपकी लायबिलिटी हो गई। तो कैपिटल कितनी हो गई? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 लाख की ये कैपिटल हो गई आपकी। ठीक है ना बच्चों? अब इसको हम ऐड कर देंगे कैपिटल पे। कैपिटल कहाँ आती है? 5 लाख आपके क्रेडिट साइड में। कैपिटल, लायबिलिटी प्लस रेवेन्यू, ये सारे आइटम क्रेडिट जाते हैं। अब हम इसका प्लस करेंगे और इसको टैली हो जाना चाहिए। टैली से मतलब समझते हो? एग्री हो जाना चाहिए टोटल को एक दूसरे से। $5,000 0 5 आ गया। 5 5 13 27 29 31 36 32 40 12 लाख 12 लाख और 5,000 का इधर का टोटल आया। इधर टोटल करते हैं 5 इस तरीके से बच्चों 12 लाख 5,000 का ये एग्री कर गया एक दूसरे से टोटल, और ये हमारा ट्रायल बैलेंस बनके तैयार हो गया। ट्रायल बैलेंस बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आपको ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे कैपिटल का अमाउंट निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है, दूसरा तरीका जो मैं बताना चाह रहा था आपको, कि जैसे कि अब बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ 50,000 लिखा हुआ है ना, ये आपका इसमें कोई आइटम है नहीं 50 का जो हम इधर से उधर कर रहे हैं। इसमें कोई आइटम इधर हो सकता है जो इधर से बिलोंग करता होगा, और इधर वाला आइटम इधर हो सकता है जो डेबिट से बिलोंग करता होगा। दोनों इंटरचेंज होंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सही आइटम, और फिर सही तरीके से ट्रायल बैलेंस बना के दिखा देना। अगर आपको आइटम सही तरीके से पता है कि कौन सा आइटम कहाँ आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरीके से घुमा फिरा के सवाल को पूछा जाए आप बता सकते हैं। तो ये था बच्चों ट्रायल बैलेंस के बारे में हमने बात करी, और अब आप इसको प्रैक्टिस करिए। नए नए सवाल आएंगे, नए नए आइटम भी हो सकता है और कुछ आ जाए। वैसे तो हमने कोशिश की है कि सारे आइटम आप पे इंक्लूड कर लिए जाए, फिर भी कोई नया आइटम मिलता है, जैसे कोई डेप्रिसिएशन मिल जाता है तो खर्चे का आइटम है, प्रोविज़न मिलता है तो प्रोविज़न हमारी लायबिलिटी हो जाती है, तो प्रोविज़न को हम क्रेडिट में बैलेंस कर देंगे, क्रेडिट में दिखा देंगे। ऐसे और कोई आइटम हो सकता है एक आध, तो ऐसे आप जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको मिलेंगे और उनको आप ठीक से समझने की कोशिश करना। आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, लिखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका सही जवाब क्या है। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस में इतना ही, इसमें कुछ खास नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं। आपको यहाँ से बैलेंस उठा के यहाँ रखना है, बस प्रॉपर जगह पे रखना है कि डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में, बस इतना सा काम है, कोई खास बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
कमेंट करिए जो हम जान पाएँ कि मुझे और क्या करना है, और शेयर करिए और लाइक करिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।